हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज बात कर लेते हैं 11वीं क्लास में लेखांकन सिद्धांत की। लेखांकन सिद्धांत की कुछ अवधारणाएं हैं, आज इनको देखेंगे। देखिए, लेखांकन सिद्धांत की आवश्यकता लेखा शास्त्र में क्यों है, यानी कि इन सिद्धांतों को अपनाने से क्या होगा, इनकी आवश्यकता ही क्यों है, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको लेखांकन सिद्धांत के बारे में पता चल जाए। तो आज लेखांकन सिद्धांत के कुछ टॉपिक हैं, जैसे लागत अवधारणा, लेखावधि अवधारणा, मुद्रा माप अवधारणा, द्विपहलू अवधारणा। तो आइए बात करते हैं लागत अवधारणा की। देखिए, मान लीजिए हमने व्यापार शुरू किया और व्यापार के शुरू करने पर हमने कुछ संपत्ति खरीदी स्थायी, जिस पर लगता है ह्रास। तो उसकी जो ह्रास की व्यवस्था है, एक निश्चित समय पर ह्रास लग जाएगा। भारत में जो खाते बंद होते हैं वे 1 अप्रैल सन कोई सा भी हो, वहां से लेकर 31 मार्च अगले सन में बंद होते हैं, यानी कि असेसमेंट ईयर में। ठीक है, यानी कि जो भारत का खाते बंद करने का जो साल है, जो ईयर है, वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च है। तो ह्रास की व्यवस्था भी हम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही करेंगे, जो भी इन दिनों में हमने संपत्ति को, यानी कि जो भी मशीन है, उनको क्रय किया होगा। तो लागत अवधारणा ये कहती है कि मान लीजिए आपने संपत्ति खरीदी, तो उसके बाजार मूल्य पर डैप न लगाकर, यानी कि ह्रास न लगाकर, सीधी सी बात है, जितने में हमने उसकी सेवा प्रदान की और प्रदान के बदले में जब हमने वो मशीनरी खरीदी, तो जो भी उसकी लागत आई या जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, उस पर डैप लगा देंगे एक निश्चित समय पर। तो जब हम व्यापार की बैलेंस शीट बनाएंगे, यानी कि उसकी स्थिति ज्ञात करेंगे कि दायित्व कितने हैं या संपत्ति कितने हैं, तो संपत्ति पक्ष में क्या करेंगे कि जितनी भी हमारी असेट्स है, यानी कि जिस पर हमने डैप लगाया, और उसको जो उसकी फिक्स कॉस्ट है स्थायी, जब हमने संपत्ति खरीदी थी, तो उस खरीदते हुए मूल्य में से जितना भी उसका डैप है वो माइनस कर देंगे, और जितनी भी यहाँ पर माइनस कर कर रकम आएगी वो संपत्ति पक्ष के कॉलम में, यानी कि मशीनरी के सामने लिख देंगे। तो इस अवधारणा का मतलब ये है कि जो संपत्ति पर डैप लगेगा वो उसके परचेज, जितनी भी हमने वो संपत्ति खरीदी, उसकी जो भी लागत है उस पर लगाएंगे। अब बात कर लेते हैं लेखा अवधि अवधारणा की। लेखा अवधि अवधारणा में क्या है कि नाम से पता चल रहा, लेखा अवधि अवधारणा। देखिए, मान लीजिए प्रत्येक व्यवसायी, यानी कि जो व्यापार को शुरू करता है, वो क्या जानना चाहता है कि मेरे व्यापार में जो मेरे द्वारा शुरू किया गया है, जो भी बिजनेस जो है मैंने ओपन किया है, उसका एक निश्चित समय में मतलब लाभ हानि कितना होगा। एक निश्चित समय में उसकी लाभ हानि जो हम ज्ञात करेंगे ना, तो हम ऐसा अनुमान लगाएंगे कि हमारा व्यापार देखिए, व्यवसाय जो है एक चलन की प्रक्रिया है, यानी कि इतना अपने अस्तित्व में रहता है, तो ये चलता ही रहता है और लंबे समय तक का चलता है। तो उस लंबे समय तक का हम क्या करेंगे, कुछ हमारा उद्देश्य ऐसा होगा कि हम एक अनुमान लगाएंगे कि हमारा जो व्यवसाय है वो इतने समय तक का चलन की प्रक्रिया में रहेगा। चलन की प्रक्रिया का मतलब है कि वो इतने समय तक का चलता रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमने व्यापार का अनुमानित जीवन काल लगाया 10 साल, कि भैया हमारा जो व्यवसाय है, हमारा जो बिजनेस है, वो 10 साल तक का चलेगा। तो 10 साल को जितनी भी व्यवसाय की जो है रकम होगी, ऐसा अनुमान करके उस रकम को हम 10 वर्षों तक का बांट लेंगे, और प्रत्येक वर्ष व्यापार का लाभ हानि खाता बनाकर उसकी शुद्ध लाभ हुआ या हानि हुआ स्थिति को ज्ञात कर लेंगे। यानी कि जो भी वर्ष के अंदर व्यापार से संबंधित जितना भी लेखा है, एक निश्चित अवधि में उन लेन देनों का लेखा व्यापार के अंदर कर देंगे, ताकि व्यवसाय की
जो भी मतलब निष्कर्ष है, जो भी रिवेन्यू है, जो भी इनकम है, जो भी व्यय है, उनका हमें पता लग सके और हमें उसकी स्थिति यानी कि व्यापार के अंदर एक निश्चित समय में लाभ हुआ कि भैया हानि हुआ इसका पता चल सके। तो लाभ हानि एक निश्चित समय के लिए बनाना वो कहते हैं लेखा अवधि अवधारणा। ठीक है, अब बात करते हैं मुद्रा माप अवधारणा की कि मुद्रा माप अवधारणा क्या है। मुद्रा माप अवधारणा देखने से पहले लेखांकन सिद्धांत के बारे में भी मैं इसका फर्स्ट पार्ट बना चुका हूँ, तो आप जाइए और फर्स्ट पार्ट का अध्ययन कर सकते हैं। तो मुद्रा माप अवधारणा क्या है कि व्यवसाय के अंदर कोई भी घटना या कोई भी ऐसा लेन देन जो मुद्रा के रूप में नहीं नापा जा सकता। कहने का मतलब यह है कि जिसको हम मुद्रा का रूप नहीं दे सकते, धन का रूप नहीं दे सकते, संख्या का रूप नहीं दे सकते, यानी कि जिसको हम मुद्रा के रूप में नहीं नाप सकते हैं, मुद्रा के रूप में नहीं नाप सकते हैं, तो यह अवधारणा यह कहते हैं कि व्यवसाय के अंदर उसका लेखा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चाहे वह व्यवसाय के लिए कितनी भी जरूरी हो या फिर व्यवसाय को कितना भी लाभ दे रही हो। ठीक है, तो कोई भी ऐसी घटना या कोई भी ऐसा लेन देन या कोई भी ऐसी जो सेवा प्रदान हमने ली है या कोई भी ऐसी संपत्ति हो या कुछ भी हो लेन देन जो मुद्रा के रूप में हम नाप सकते हैं, केवल उसी का लेखा करेंगे। जिसका लेखा मुद्रा के रूप में नहीं कर सकते हैं तो ये मुद्रा माप अवधारणा कहते हैं कि उस लेन देन का लेखा आपको लेखांकन में नहीं करना है। ठीक है, अब बात करते हैं द्विवीय पहलू अवधारणा की। देखिए ये अवधारणा क्या कहती है कि मान लीजिए व्यवसाय में कोई भी लेन देन हुआ, उस लेन देन के जो भी व्यवहार है वे दो खातों को प्रभावित करते हैं। देखिए दो खाते कैसे होंगे, मान लीजिए दो व्यवहार को प्रस्तुत करेंगे तो उनमें से एक व्यवहार तो होगा डेबिट और दूसरा जो व्यवहार होगा वो क्रेडिट होगा। मान लीजिए कि हमने सैलरी दी तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, तो एक तो सैलरी प्रभावित हो गई और एक कैश प्रभावित हो गया। यानी कि जो भी व्यवहार हुए वे दो खातों को प्रभावित करते हैं, यानी कि दो पक्षों को भी प्रभावित करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। दूसरा ही पॉइंट क्या है इसमें कि मान लीजिए जो भी लेन देन हुए वो संपत्ति पर क्या फर्क डालते हैं और उनके दायित्व पर प्लस उनकी कैपिटल पर क्या फर्क डालते हैं, यानी कि असेट बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो भी नई वीडियोज हैं वो सबसे पहले आपको मिले। वीडियोज को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।